ट्रेडिंग इन द जोन, चैप्टर 9, नेचर ऑफ बिलीफ, हिंदी audiobook.com। जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में जाना कि हमारी धारणा यानी बिलीफ के साथ काम करना कितना आवश्यक है, और इस चैप्टर में हम जानेंगे कि धारणा की प्रकृति को कैसे बदला जा सकता है। इस बारे में मैंने दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर के 4 साल पहले के डिजिटल अंक में एक धारणा बदलने के बारे में एक लेख छपा था, जिसे पढ़ा, जिसका टाइटल है धारणा बदलने के लिए कहीं से तो शुरुआत करनी जरूरी है। आइए इसमें दी गई एक सच्ची घटना के बारे में जानते हैं, जो साल 1967 की है, जब कैथरीन वर्जीनिया स्विट्जर ने यह धारणा तोड़ दी कि महिलाएं दुनिया में मैराथन दौड़ का हिस्सा नहीं हो सकती, क्योंकि उन्हें नाजुक माना जाता था। इस घटना से पहले तक महिलाओं को हमेशा साइडलाइन चेयर लीडर्स ही समझा जाता था। उन्हें कभी मैराथन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई। कैथरीन ने साल 1967 की बोस्टन में होने वाली मैराथन में भाग लेने का फैसला किया, जो पिछले 70 सालों से केवल पुरुषों का ही आयोजन था। इसमें कैथरीन ने खुद को केवी स्विट्जर के नाम से रजिस्टर्ड करवाया। इस नाम से इस बात का कुछ पता नहीं लगता था कि भाग लेने वाला पुरुष है या महिला। उनका कहना था कि यह गेम ऑफिसर्स को गुमराह करने के इरादे से नहीं किया गया था। इसे यहां तक कि एडमिनिस्ट्रेशन ने भी मान लिया कि वे पुरुष हैं। मैराथन वाले दिन ठंड और बारिश होने की वजह से सारे धावकों ने अपने चेहरे ढंकने वाली हुडीज पहन रखी थी। इसलिए कैथरीन अपना जेंडर छिपाने में कामयाब रही। मैराथन शुरू हो चुकी थी, लेकिन अचानक बीच रास्ते में दौड़ते हुए उनके चेहरे पर लगी हुड्डी निकल गई, जिससे उनके बाल नजर आने लगे। तभी एक फोटोग्राफर ने यह सब देख लिया और जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, और चिल्लाते चिल्लाते उनका पीछा करने लगा। यह सब देखकर बाकी न्यूज़पेपर के रिपोर्टर्स भी उनका पीछा करने लगे। इस समय कैथरीन का कोच और उनका बॉयफ्रेंड भी उनके साथ इस मैराथन में दौड़ रहे थे। इसी दौरान किसी ने उन्हें रेस से बाहर करने के लिए धक्का भी दे दिया, लेकिन वहां पर उनके बॉयफ्रेंड ने उनकी रक्षा की। इस तरह के बिहेवियर से कैथरीन डरी हुई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने 26 मील की मैराथन में दौड़ जारी रखी। उनके कोच ने कहा, रन लाइक हेल, जी जान लगाकर दौड़ो, घबराने की जरूरत नहीं है। कैथरीन इसके बाद ऐसे दौड़ी जैसे उन्होंने सड़क को उधेड़ कर रख दिया हो, और दौड़ पूरी करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने सोचा, यदि आज मैंने दौड़ पूरी नहीं की तो दुनिया कभी यह नहीं मानेगी कि महिलाएं यह कर सकती है। और इसी संकल्प और धारणा के साथ उन्होंने दौड़ पूरी की। उस साल वे मैराथन का वैश्विक चेहरा बन गई। आखिरकार 1972 में महिलाओं को आधिकारिक रूप से पहली बार बोस्टन मैराथन में दौड़ने की अनुमति दी गई। कैथरीन को रनर वर्ल्ड मैगजीन ने फीमेल रनर ऑफ द डिकेड घोषित किया, और बाद में 1984 के ओलंपिक वीमेन मैराथन से शुरुआत करके वे मैराथन के लिए टीवी कमेंटेटर बन गई और अपने काम के लिए एमी अवार्ड हासिल किया। साल 1997 में उन्होंने एक किताब लिखी, रनिंग एंड वॉकिंग फॉर वीमेन ओवर 40। अप्रैल 2007 में उन्होंने अपनी पहली मैराथन दौड़ की 40वीं सालगिरह पर मैराथन वुमन नाम से संस्करणों की किताब जारी की। अप्रैल 2008 में मैराथन वुमेन को खेलों में महिलाओं की प्रेरक चित्रण के लिए बिली अवार्ड फॉर जर्नलिज्म दिया गया। आज जब वे किसी भी मैराथन में जाती हैं तो उनके कंधे गीले हो जाते हैं, क्योंकि महिलाएं उनकी बाहों में आकर खुशी के आंसू बहाती है और कहती है, दौड़ ने हमारी जिंदगी बदल दी, और अब उन्हें लगता है कि वे कुछ भी कर सकती है। फंडा यह है कि कोई भी धारणा बना लेना बहुत आसान बात है। यदि आप इसे बदलना चाहते हैं तो कहीं से तो इसकी शुरुआत करनी होगी। नेचर ऑफ बिलीफ। यदि आप डगलस के द्वारा पिछले चैप्टर में बताए गए ट्रेड के बारे में 5 फंडामेंटल ट्रूथ को एक्सेप्ट करने के बेनिफिट को महसूस कर सकते हैं, तो टास्क यह सीखना है कि इन ट्रूथ्स को अपने मेंटल सिस्टम के कोर बिलीफ में कैसे ठीक से इंटीग्रेट किया जाए, जो आपके किसी भी दूसरे बिलीफ के कन्फ्लिक्ट में नहीं है। ओह, यह तो बहुत कठिन काम लग रहा है, लेकिन डगलस के अनुसार यह उतना भी कठिन नहीं है जितना आपने रिएक्ट किया है।
क्योंकि चैप्टर 11 में डगलस आपको एक सिंपल ट्रेडिंग एक्सरसाइज देने वाले हैं, जो विशेष रूप से इन ट्रूथ्स के बिलीफ के फंडामेंटल लेवल पर ठीक से इंस्टॉल करने के लिए डिजाइन किया गया है। फंडामेंटल लेवल वह लेवल है जहां पर आप अपने आप को नेचुरली रूप से एक केयर फ्री स्टेट ऑफ माइंड की स्थिति से बाहर यह समझते हुए होते हैं कि आपको वास्तव में क्या करने की आवश्यकता है, और यह आप बिना किसी हिचकिचाहट या इंटरनल कन्फ्लिक्ट के इसे कर सकते हैं। यहाँ डगलस कहते हैं कि उनके पास आप में से उन लोगों के लिए क्वेश्चन यानी सावधानी का एक वर्ड है जो पहले से ही इस एक्सरसाइज को देख चुके हैं। वास्तव में सरफेस पर ट्रेड एक्सरसाइज इतनी सिंपल दिखती है कि आप जो कर रहे हैं उसके इम्प्लीकेशन को अच्छी तरह से समझने से पहले आप इसे अभी करने के लिए ललचा सकते हैं। डगलस इस बारे में स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करते हैं कि आप इसे रिकंसिडर करें, इस पर दोबारा से विचार करें। न्यू बिलीफ को कैसे इंस्टॉल किया जाए और न्यू बिलीफ के कन्फ्लिक्ट में किसी भी एग्जिस्टिंग बिलीफ को कैसे बदला जाए, इस लर्निंग प्रोसेस में कुछ सबटेल यानी सूक्ष्म लेकिन प्रोफाउंड डायनामिक शामिल है जो इसे सीखना आसान बना देते हैं। वैसे अपनी बिलीफ को बदलने के लिए एक्सरसाइज कैसे करनी है, यह समझना पूरी तरह से दूसरा मामला है। यदि आप इस चैप्टर और अगले चैप्टर में प्रेजेंटेड कंसेप्ट को समझे बिना एक्सरसाइज करते हैं तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेंगे। यहाँ यह इम्पोर्टेंट है कि सक्सेस के इन प्रिंसिपल्स को पूरी तरह से एक्सेप्ट करने के लिए अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए आपको कितने मेंटल एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं, इस पर ध्यान नहीं दें, चाहे आप उन्हें कितनी अच्छी तरह से ही क्यों न समझते हो। पिछले चैप्टर में डगलस के एक स्टूडेंट बॉब सीटिए को याद रखें, जो मानते थे कि वे प्रोबेबिलिटीज के कंसेप्ट को अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन उनमें प्रोबेबिलिटिक्स पर्सपेक्टिव से कार्य करने की एबिलिटी नहीं थी। बहुत से लोग यह मानने की गलती करते हैं कि एक बार जब वे कुछ समझ जाते हैं तो उनकी नई समझ में निहित इनसाइट यानी अंतर्दृष्टि ऑटोमेटिकली रूप से उनकी आइडेंटिटी का एक फंक्शनल पार्ट बन जाती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम किसी कंसेप्ट को समझना उस कंसेप्ट को फंक्शनल लेवल पर इंटीग्रेट करने की प्रोसेस में केवल फर्स्ट स्टेप ही होता है। यह उन प्रोबेबिलिटीज के लिए विशेष रूप से सच है जो पॉसिबिलिटी में कमी से निपटती है। हमारे दिमाग नेचुरली रूप से ऑब्जेक्टिव या नाउ मोमेंट में रहने के लिए वायर्ड नहीं है। इसका मतलब है कि हमें उन पर्सपेक्टिव से सोचने के लिए अपने माइंड को एक्टिवली ट्रेंड करना होगा। इसमें शामिल एक्सरसाइज के अलावा काम करने के लिए कई परस्पर कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ हो सकते हैं। इन परस्पर विरोधी बिलीफ्स का इफेक्ट आपके स्टेट ऑफ माइंड से ऑपरेट करने या नाउ मोमेंट अपॉर्चुनिटी फ्लो का अनुभव करने के लिए आपकी बेस्ट इंटेंशन को बिगाड़ देगा। उदाहरण के लिए मान लें कि आपने मार्केट्स को पढ़ना सीखने में वर्षों बिताए हैं, या टेक्निकली सिस्टम को डेवलप करने या बाइंग करने के लिए बड़ी रकम खर्च की है ताकि आप यह पता लगा सकें कि आगे क्या होने वाला है। अब आप समझ गए हैं कि आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, और वह जानने की कोशिश करने से भी आपके डिस्ट्रैक्ट होने या मोमेंट में बने रहने की एबिलिटी कम हो जाएगी। अब आपके पुराने और नए बिलीफ के बीच एक डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा कि आपको यह जानना होगा कि सक्सेसफुल होने के लिए आगे क्या करना होगा, और यह सब आपकी नई समझ से पॉसिबल है जिसे आप समझते हैं कि आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि अब आपकी नई समझ अचानक उस विश्वास को मजबूत करने पर खर्च किए गए सभी धन, समय और पावर को बेअसर कर देगी जिसे आपको जानने की आवश्यकता है। काश यह एक्सेप्ट करना उतना आसान होता, लेकिन कुछ भाग्यशाली लोगों के लिए यह बेहद आसान हो सकता है। यदि आपको याद होगा कि चैप्टर 4 में डगलस ने सॉफ्टवेयर कोड के संबंध में साइकोलॉजिकल डिस्टेंस के बारे में बात की थी, उसमें कहा था कि कुछ ट्रेडर्स पहले से ही इन नए पर्सपेक्टिव के इतने क्लोज हो सकते हैं कि उन्हें एक बनाने के लिए बस कुछ मिसिंग पीस को ही एक साथ रखना होगा ताकि माइंड आह मोमेंट को फील कर सके। डगलस का कहना है कि 1000 से ज्यादा ट्रेडर्स के साथ काम करने के अपने एक्सपीरियंस के आधार पर वे कह सकते हैं
कि अधिकांश ट्रेडर इन पर्सपेक्टिव के बिल्कुल भी क्लोज नहीं है। आप में से भी जो इनके क्लोज नहीं है, उन्हें अपने मेंटल एनवायरनमेंट में ट्रेड करने के बारे में अपनी नई समझ को ठीक से इंटीग्रेट करने के लिए काफी ज्यादा मेंटल वर्क लग सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आखिरकार चैप्टर 11 में डगलस जो एक्सरसाइज प्रेजेंट करने जा रहे हैं, वह 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स को इंस्टॉल करेगा जो कई संभावित कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करेगा। लेकिन यह केवल तभी संभव है जब आप वास्तव में यह जानते हो कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। यही इसका सब्जेक्ट और नेक्स्ट चैप्टर है, ओरिजिन ऑफ बिलीफ। हम बिलीफ के नेचर के बारे में क्या सीख सकते हैं और हम उस नॉलेज का उपयोग कैसे कर सकते हैं ताकि हम एक ऐसा माइंडसेट तैयार करें जो कंसिस्टेंट विनिंग ट्रेडर बनने की हमारी इच्छा को बढ़ावा दे। ये 2 प्रश्न हैं जिनका उत्तर डगलस इस चैप्टर में देने जा रहे हैं। सबसे पहले आइए हम यह समझते हैं कि हमारी धारणाएं यानी बिलीफ कैसे और कहां से पैदा होती है। जैसा कि आपको याद होगा कि मेमोरीज, डिस्टिंक्शन और बिलीफ एक स्ट्रक्चर्ड एनर्जी के रूप में मौजूद होते हैं। इसे आसानी से समझने के लिए डगलस ने इन 3 मेंटल कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ा था। नंबर 1, मेमोरीज, डिस्टिंक्शन और बिलीफ फिजिकल प्रोडक्ट के रूप में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। नंबर 2, हमारे और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच मौजूद कॉज और इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव रिलेशनशिप इन कंपोनेंट्स को एग्जिस्टेंस में लाता है। नंबर 3, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप कैसे इस तरह से रिवर्स हो जाते हैं ताकि हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में यह अनुभव कर सकें कि हमने क्या सीखा है। हमें बिलीफ के ओरिजिन यानी मूल में जाने के लिए मेमोरीज और बिलीफ के बीच के डिफरेंस को समझने के लिए इन कंपोनेंट्स को अनबंडल यानी खोलना होगा। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस समय अपने आप के लिए ऐसी कल्पना करें कि आपके अंदर एक शिशु मन है। डगलस को लगता है कि एक बच्चे के जीवन की शुरुआत के एक्सपीरियंस की यादें अपने प्योरेस्ट फॉर्म में मौजूद होती है। इससे डगलस का तात्पर्य यह है कि जो कुछ बच्चे ने देखा, सुना, सूंघा, छुआ या चखा है, उसकी यादें उसके दिमाग में प्योर सेंसरी इंफॉर्मेशन के रूप में मौजूद है, जो किसी स्पेसिफिक वर्ड या कंसेप्ट से ऑर्गेनाइज्ड या फिर अटैच्ड नहीं है। इसलिए डगलस एक प्योर मेमोरी को उसके ओरिजिन फॉर्म में स्टोर्ड सेंसरी इंफॉर्मेशन के रूप में डिफाइन करने जा रहे हैं। दूसरी ओर एक बिलीफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के एक्सप्रेशन के तरीके के नेचर के बारे में एक कंसेप्ट है और यह कंसेप्ट प्योर सेंसरी इंफॉर्मेशन को एक सिंबल सिस्टम के साथ जोड़ता है जिसे हम लैंग्वेज कहते हैं। उदाहरण के लिए अधिकांश शिशुओं की यह एक प्योर मेमोरी होती है कि माता पिता द्वारा प्यार से पाला जाने पर उसे कैसा महसूस होता है, लेकिन वे इसे तब तक एक्सप्रेस नहीं कर सकते जब तक कि शिशु को कुछ वर्ड्स को उसकी मेमोरी में स्टोर्ड प्योर सेंसरी इंफॉर्मेशन के साथ आपस में एसोसिएट करना यानी जोड़ना नहीं सिखाया जाता कि लाइफ इज वंडरफुल। यह भी एक कंसेप्ट है। अपने आप में शब्द एब्स्ट्रैक्ट सिंबल का एक मीनिंगलेस कलेक्शन बनाते हैं, लेकिन अगर किसी बच्चे को या तो पढ़ाया जाता है या इन वर्ड्स को उसकी पॉजिटिवली रूप से चार्ज करने वाली फीलिंग्स से जोड़ने का फैसला किया जाता है, तो अब वर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट सिंबल का केवल मात्र एक कलेक्शन नहीं रह जाता है और यह एब्स्ट्रैक्ट फ्रेज लाइफ इज वंडरफुल एग्जिस्टेंस का नेचर या दुनिया के काम करने के तरीके के बारे में एक डेफिनेटिव डिस्टिंक्शन बन जाता है। उसी तरह यदि बच्चे को उसकी नीड्स के अनुसार इनफ नर्चर नहीं किया गया, तो वह इमोशनल पेन की अपनी फीलिंग्स को लाइफ इज नॉट फेयर या द वर्ल्ड इज ए ऑफल प्लेस जैसे कंसेप्ट से आसानी से जोड़ सकता है। किसी भी मामले में जब हमारी मेमोरी या एक्सपीरियंस से पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी वर्ड्स के एक ग्रुप से जुड़ जाती है जिसे हम एक कंसेप्ट कहते हैं, यह कंसेप्ट एक्टिव हो जाता है और परिणाम स्वरूप रियलिटी के नेचर के बारे में उसके बिलीफ में बदलाव आ जाता है। यदि आप मानते हैं कि कंसेप्ट्स एक लैंग्वेज के स्ट्रक्चर द्वारा एनर्जाइज्ड होते हैं जो हमारे एक्सपीरियंस से एक्टिव हैं, तो यह क्लियर हो जाता है कि डगलस बिलीफ को स्ट्रक्चर्ड एनर्जी के रूप में क्यों रेफर करते हैं।
जब कोई बिलीफ एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व में आता है तो वह क्या करता है, इसका फंक्शन यानी कार्य क्या है। डगलस इस बारे में कहते हैं कि कुछ मायनों में इन सवालों को पूछना हास्यास्पद लगता है। आखिरकार हम सभी के अपने बिलीफ्स हैं। हम अपने बिलीफ्स को वर्बली और अपने एक्शन यानी कार्यों के माध्यम से लगातार प्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा हम लगातार अन्य लोगों के बिलीफ्स के साथ कंसिस्टेंटली इंटरेक्ट करके उन्हें एक्सप्रेस करते हैं। फिर भी अगर पूछा जाए कि एक बिलीफ रियलिटी में क्या करता है, इसकी ज्यादातर संभावना यह है कि इस क्वेश्चन पर आपका माइंड ब्लैंक हो जाएगा। दूसरी ओर यदि आपसे यही क्वेश्चन आपकी आंख, कान, नाक या दांतों के बारे में पूछा जाए तो आपको इसका उत्तर देने में कोई समस्या नहीं होगी। चूंकि बिलीफ हमारे मेकअप का एक महत्वपूर्ण घटक है, यह निश्चित रूप से जीवन की ग्रेट आयरोनीज में से एक है जिनके बारे में कम सोचा और समझा जाता है। कम से कम विचार से डगलस का तात्पर्य यह है कि यदि हमें अपने शरीर के किसी अंग में कोई समस्या है तो हम नेचुरली अपना ध्यान उस हिस्से पर फोकस्ड करते हैं और सोचते हैं कि प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए अभी हमें क्या करने की आवश्यकता है। हालांकि यह हमारे लिए जरूरी नहीं है कि हमारी लाइफ की क्वालिटी के साथ होने वाली प्रॉब्लम्स हमारे बिलीफ्स में रूटेड यानी निहित है। यह लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एक यूनिवर्सल फिनोमेनन है। बिलीफ्स की प्रोमिनेंट विशेषताओं में से एक यह है कि वे जो हम अनुभव करते हैं उसे सेल्फ एविडेंट और बियॉन्ड द क्वेश्चन बनाते हैं। वास्तव में यदि यह एक ट्रेडर के रूप में आपको कंसिस्टेंटली सक्सेस का अनुभव करने की आपकी तीव्र इच्छा के बारे में नहीं है तो इसकी कोई संभावना नहीं है कि इस सब्जेक्ट में आपका मन लगेगा। आमतौर पर लोग अपनी डिफिकल्टीज के सोर्स के रूप में अपने बिलीफ्स को एग्जामिन करने के लिए एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन में सालों बिता देते हैं। हालांकि भले ही बिलीफ हमारी आइडेंटिटी का एक इंट्रिकेट परत है, फिर भी आपको सेल्फ एनालिसिस की इस प्रोसेस को पर्सनल रूप से लेने की आवश्यकता नहीं है। इस तथ्य पर विचार करें कि हम में से कोई भी हमारे किसी भी प्रेजेंट बिलीफ के साथ पैदा नहीं हुआ। इन्हें तो हमने काफी सारे तरीकों से सीखा और हासिल किया है। हमारे जीवन पर प्रोफाउंड इम्पैक्ट डालने वाले कई बिलीफ को हमने स्वतंत्र इच्छा के रूप में भी हासिल नहीं किया है। ये तो दूसरे लोगों के द्वारा हमारे माइंड में इंस्टॉल किए गए हैं। और यह शायद किसी के लिए आश्चर्य की बात नहीं होगी कि आमतौर पर वे बिलीफ जो हमारे लिए सबसे अधिक डिफिकल्टी का कारण बनते हैं वे हमारे कॉन्शियस कंसेंट यानी सचेत सहमति के बिना दूसरों से प्राप्त किए गए हैं। डगलस का इससे तात्पर्य उन बिलीफ से है जो हमने तब हासिल की थी जब हम बहुत छोटे थे और हमें जो सिखाया जा रहा था उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को महसूस करने के लिए हम अनजान थे। हमारे बिलीफ्स के सोर्स के बावजूद एक बार जब वे अस्तित्व में आ जाते हैं तो वे सभी मूल रूप से उसी तरह कार्य करते हैं। बिलीफ्स के कुछ सर्टन तरीके होते हैं जिनसे वे अपना काम करते हैं। वे वैसे ही हैं जैसे हमारे शरीर के विभिन्न हिस्से काम करते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप मेरी आंख और अपनी आंख या मेरे हाथ और अपने हाथ या मेरी रेड ब्लड सेल और अपनी रेड ब्लड सेल को कंपेयर करते हैं तो हम देख सकते हैं कि वे बिल्कुल समान नहीं है, लेकिन उनके पास सामान्य विशेषताएं हैं जो समान रूप से काम करने के लिए पैदा होती हैं। जिस तरह से हमारे शरीर के अंग काम करते हैं उसी तरह यह बिलीफ कि लाइफ इज वंडरफुल भी अपना कार्य उसी तरह से करेगा जैसे यह बिलीफ कि लाइफ इज अफल। बिलीफ अपने आप में डिफरेंट है और इसे होल्ड करने वाले की लाइफ क्वालिटी पर हर एक का जो इम्पैक्ट पड़ता है वह बहुत अलग होगा, लेकिन दोनों बिलीफ बिल्कुल एक समान तरीके से कार्य करेंगी। बिलीफ और हमारी लाइफ पर उनका इम्पैक्ट। हमारे बिलीफ हमारी लाइफ को एक्सपीरियंस करने के तरीके को आकार देते हैं। जैसा कि डगलस ने पहले ही कहा है कि हम अपनी किसी भी धारणा के साथ पैदा नहीं हुए हैं, उन्हें तो एक्वायर्ड किया जाता है और जैसे जैसे वे एक्यूमुलेट होते हैं हम अपना जीवन इस तरह से जीते हैं जो यह दिखाता है कि हमने अपने बिलीफ से ही जीना सीखा है। विचार करें कि आपका जीवन कितना अलग होगा यदि आप एक ऐसे कल्चर,
रिलीजन या पॉलिटिकल सिस्टम में पैदा हुए होते जिसमें प्रेजेंट लाइफ से बहुत कम हो, यह कल्पना करना कठिन हो सकता है, लेकिन लाइफ के नेचर और दुनिया कैसे काम करती है, इस बारे में आपने जो बिलीव करना सीखा है, वह पहले से वैसा नहीं हो सकता जैसा आप प्रेजेंट में मानते हैं। फिर भी इन अन्य बिलीफ को अपने प्रेजेंट बिलीफ के समान डिग्री के साथ एक्सेप्ट करेंगे। कैसे बिलीफ हमारे जीवन को आकार देते हैं? नंबर 1, वे एनवायरमेंट संबंधित इंफॉर्मेशन की हमारी धारणा और इंटरप्रिटेशन को इस तरह से मैनेज करते हैं ताकि हम जो बिलीव करते हैं वह उसके कंसिस्टेंट हो। नंबर 2, वे हमारी एक्सपेक्टेशन पैदा करते हैं। ध्यान रखें कि एक उम्मीद भविष्य के किसी मोमेंट पे प्रक्षेपित एक बिलीफ है। हालांकि हम किसी ऐसी चीज की उम्मीद नहीं कर सकते जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि एक उम्मीद वह है जिसे हम जानते हैं कि भविष्य के किसी मोमेंट में उसे लॉन्च किया जा सकता है। नंबर 3, हम जो कुछ भी करने का निर्णय लेते हैं या बिहेव करने का कोई बाहरी एक्सप्रेशन हमारे बिलीफ के कंसिस्टेंट होंगी। नंबर 4, और अंत में हमारे बिलीफ हमारी फीलिंग को आकार देते हैं कि हम अपने एक्शन के रिजल्ट के बारे में कैसा महसूस करते हैं। हम जिस तरह से काम करते हैं उसमें बिलीफ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डगलस इस बारे में एक उदाहरण देते हैं जिसका उपयोग उन्होंने अपनी पहली पुस्तक द डिसिप्लिन ट्रेडर में विभिन्न कार्यों को स्पष्ट करने के लिए किया था। साल 1987 में वे गोचा शिकागो नामक एक लोकली प्रोड्यूस टेलीविजन प्रोग्राम देख रहे थे। यह कुछ लोकल सेलिब्रिटीज के बारे में था जो एक दूसरे पर प्रैक्टिकल जोक सुनाना खेल रहे थे। प्रोग्राम के एक हिस्से में टीवी स्टेशन ने फुटपाथ पर खड़े होने के लिए एक आदमी को हायर करके काम पर रखा जो मिशिगन एवेन्यू के फुटपाथ पर हाथ में एक चिन्ह लेकर खड़ा था जिस पर लिखा था कि फ्री मनी आज ही। टीवी स्टेशन ने उस व्यक्ति को काफी मात्रा में नकद दिया जो किसी को भी पैसे दे सकता था। उसे यह निर्देश दिए गए थे। मिशिगन एवेन्यू शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक है और सड़क पार करने वाले अधिकांश लोग ये फ्री मनी वाला साइन बोर्ड पढ़ सकते थे। तो आपको क्या लगता है कि कितने लोगों ने उससे पैसे मांगे होंगे? वहां से गुजरने वाले सभी लोगों में से केवल एक व्यक्ति रुका और कहा, बहुत बढ़िया, क्या मुझे बस पास के लिए एक क्वार्टर मिल सकता है? आखिरकार वह आदमी निराश हो गया क्योंकि उसने जिस तरह से उम्मीद की थी लोग उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। वह चिल्लाने लगा, क्या तुम्हें कोई पैसा चाहिए? कृपया मुझसे पैसे ले लो। लोग उसके इर्द गिर्द ऐसे घूम रहे थे जैसे उसका कोई वजूद ही न हो। और हालात तो यहाँ तक खराब थे कि कई लोग उससे बचने के लिए रास्ता बदल रहे थे। जैसे ही एक सूट पहने और अटैची लिए एक आदमी उसके पास आया, वह उसके पास गया और कहा, क्या आपको कुछ पैसे चाहिए? उस आदमी ने जवाब दिया, आज नहीं। अब वह वास्तव में निराश होकर पलट कर जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि आप फिर यहाँ आएंगे, कि क्या आप कृपया पैसे लेंगे? जैसे ही उसने उस आदमी को कुछ नकदी देने की कोशिश की, उस आदमी ने नहीं में एक संक्षिप्त जवाब दिया और आगे बढ़ गया। यहाँ पर क्या हो रहा था? कोई भी उस बस पास वाले को छोड़कर पैसे क्यों नहीं मांग रहा है? यदि हम मान लें कि ज्यादातर साइन बोर्ड पढ़ सकते हैं लेकिन फिर भी पैसे लेने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, तो उनके बिहेवियर के लिए एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन यह हो सकता है कि उन्हें पैसे की कोई परवाह नहीं थी। लोग ऐसा बिहेवियर तब कर रहे थे जब वे अपनी लाइफ का ज्यादातर समय पैसे के लिए ही लगा रहे हैं। तब भी इन लोगों को खुद की मदद करने से क्या रोक रहा है? एनवायरमेंट उन्हें एक ऐसा एक्सपीरियंस प्रेजेंट कर रहा था जिसे ज्यादातर लोग पाना पसंद करते हैं। कोई उन्हें बिना काम के पैसे दे रहा है, फिर भी हर कोई उसे नहीं ले रहा। शायद वे यह देखने में एबल नहीं रहे होंगे कि क्या अवेलेबल था, क्योंकि यह कल्पना करना कठिन है कि कोई उन्हें मुफ्त में पैसा, वो भी अभी कैसे दे सकता है। इस दुनिया में अधिकांश लोगों का यह विश्वास है कि कहीं भी मुफ्त धन मौजूद नहीं है। यदि मुफ्त पैसा वास्तव में मौजूद नहीं है, तो कोई उस बिलीफ और इंडिकेशन के बीच क्लियर पैराडॉक्स को देख सकता है जो कहता है कि यह काम करता है। इस विश्वास को फिक्स करना बहुत आसान है।
बस यह तय करें कि फ्री साइन दिखाने वाला व्यक्ति पागल है, क्योंकि कहीं भी मुफ्त में पैसा उपलब्ध नहीं है। रीजनिंग प्रोसेस जो पैराडॉक्स की भरपाई कर सकती है वह कुछ इस तरह हो सकती है। हर कोई जानता है कि पैसा कमाना है, इस तरह से पैसा कभी नहीं मिलता होता। हम ज्यादातर समय सोचते हैं कि यदि वह व्यक्ति वास्तव में पैसे दे रहा होता तो उसे पहले ही लूट लिया जाता, यहां तक कि वह अपनी जान को भी खतरे में डाल सकता है। शायद वह पागल होना चाहिए, उससे तो थोड़ी दूरी बनाकर ही निकल लिया जाए। कौन जाने कि वह पागल क्या कर बैठे। ध्यान दें कि इस थॉट प्रोसेस का हर कंपोनेंट इस बिलीफ के अनुरूप है कि मुफ्त का धन कहीं मौजूद नहीं है। यह वर्ड फ्री मनी को न तो माना गया और न ही इसे इंटरप्रेट किया गया। इसके ये कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1, वर्ड फ्री मनी को न तो माना गया और न ही इसे इंटरप्रेट किया गया, क्योंकि वे एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से इंडेंटेड है। नंबर 2, साइन के साथ उस व्यक्ति को इस तरह से लोगों का देखना कि वह पागल होना चाहिए, जिससे खतरे की उम्मीद हो या कम से कम एक बिलीफ हो कि उससे सावधानी बरती गई थी। नंबर 3, साइन वाले व्यक्ति से बचने के लिए जानबूझकर अपना रास्ता बदलना एक ऐसा कार्य है जो खतरे की अपेक्षा के अनुरूप है। नंबर 4, रिजल्ट के बारे में हर व्यक्ति ने कैसा महसूस किया। हर व्यक्ति को पर्सनली रूप से जाने बिना यह कहना मुश्किल है, लेकिन एक अच्छा जनरलाइजेशन यह होगा कि वे तब राहत महसूस करते होंगे जब वे एक पागल व्यक्ति से सफलतापूर्वक बचते हैं। इस टकराव से बचने के परिणाम स्वरूप राहत की भावना एक स्टेट ऑफ माइंड है। याद रखें कि हम कैसा महसूस करते हैं यह हमेशा 100% ट्रू है, लेकिन वे बिलीफ जो किसी विशेष स्टेट ऑफ माइंड को प्रॉम्प्ट यानी प्रेरित करते हैं, हो सकता है कि उनके संबंध में सत्य न हो जो एनवायरनमेंट के प्रोस्पेक्टिव से अवेलेबल पॉसिबिलिटी है। इस स्थिति में टकराव से राहत ही एकमात्र पॉसिबल रिजल्ट नहीं था। कल्पना कीजिए कि वह एक्सपीरियंस कितना अलग होता यदि वे मानते कि हाँ, फ्री मनी अवेलेबल है। ऊपर बताई गई पूरी प्रोसेस इक्वल होगी, सिवाय इसके कि यह बिलीफ कि फ्री मनी अवेलेबल है, जहां यह आउट ऑफ क्वेश्चन से परे प्रेरित होता है। इसका एक आदर्श उदाहरण वह व्यक्ति है जिसने कहा, बहुत बढ़िया, क्या मुझे बस पास के लिए एक क्वार्टर मिल सकता है। एक पेन हैंडलर वह होता है जो निश्चित रूप से फ्री मनी के एग्जिस्टेंस में विश्वास करता है, इसलिए उनके बिलीफ और साइन की इंटरप्रिटेशन ठीक वैसी ही थी जैसी टीवी स्टेशन ने की थी। उनकी एक्सपेक्टेशन और बिहेवियर उनके इस बिलीफ के अनुरूप थे कि फ्री मनी एग्जिस्ट करते हैं। जब उन्हें फ्री मनी मिलती है तो इसके बारे में वे कैसा महसूस करेंगे। उसे अपना क्वार्टर मिल गया, इसलिए डगलस को लगता है कि उसने संतुष्टि की भावना को महसूस किया होगा। बेशक उस समय वह नहीं जानता था कि वह और भी बहुत कुछ पा सकता था। हमारे सिनेरियो से एक और पॉसिबल आउटकम हो सकता है। आइए किसी ऐसे व्यक्ति के काल्पनिक उदाहरण को देखें जो मानता है कि मुफ्त धन मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी वह इसे प्राप्त कर लेता है। इस तरह से बिलीफ का अस्थायी सस्पेंड होना एक बिलीफ द्वारा बनाई गई बाउंड्रीज के बाहर कार्य करने की अनुमति देता है, जो कि यह देखने के लिए होता है कि क्या वास्तव में ऐसा है। तो उस चिन्ह वाले व्यक्ति को नजरअंदाज करने के बजाय जो हमारे काल्पनिक व्यक्ति का पहला झुकाव होगा, वह उसके पास जाएगा और कहेगा कि मुझे $10 दो। वह आदमी तुरंत अपनी जेब से $10 निकालेगा और उसे दे देगा। यह क्या हुआ? वह कैसा महसूस करेगा? जब उसने कुछ अजीब एक्सपीरियंस किया जो पूरी तरह से उसके बिलीफ का खंडन करता है। ज्यादातर लोगों के लिए यह विश्वास है कि मुफ्त पैसा मौजूद नहीं है। वे इसे हल्के ढंग से ले लेते हैं जब इस तरह की कोई घटना उनके साथ घट जाती है। सामान्यतया बच्चा यह कितनी बार सुनता है कि आपको क्या लगता है कि पैसा पेड़ों पर उगता है। दूसरे शब्दों में, यह शायद एक नेगेटिव बिलीफ है, तब बिना किसी वायर से जुड़े और बिना किसी नेगेटिव कमेंट के उसे पैसे सौंपने का अनुभव संभवतः प्योर आनंद की स्थिति पैदा करेगा। वास्तव में अधिकांश लोग इतने खुश होंगे कि वे उस खुशी और नई खोज को उन सभी के साथ शेयर करने के लिए मजबूर महसूस करेंगे जिन्हें वे जानते हैं। यहाँ हर कोई कल्पना कर सकता है कि जिस पल वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता है जिसे वह जानता है,
उसके मुंह से पहला शब्द यही निकलेगा कि आज जो मेरे साथ हुआ उस पर आपको विश्वास नहीं होगा, और वास्तव में वे उस पर विश्वास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास है कि मुफ्त में पैसा कहीं भी मौजूद नहीं है। यह बिलीफ उन्हें उनकी कहानी की इंटरप्रिटेशन इस तरह से करने के लिए प्रेरित करेगा जो इसकी वैलिडिटी को नकार दे। इस उदाहरण को थोड़ा आगे ले जाने के लिए कल्पना कीजिए कि इस व्यक्ति का स्टेट ऑफ माइंड कैसा होगा जब उसे फ्री में पैसा मिला था। वह बहुत पॉजिटिव महसूस कर रहा होगा, लेकिन तब उसके सेट ऑफ माइंड का क्या होगा यदि उसे ऐसा लगे कि वह और पैसे मांग सकता था। हालांकि जिस क्षण यह विचार या तो उसके दिमाग में आता है या कोई ऐसा व्यक्ति जो वह अपनी कहानी बताता है यह विचार प्रस्तुत करता है कि वह उस समय और अधिक धन की मांग कर सकता था, उसका स्टेट ऑफ माइंड तुरंत अफसोस या निराशा की नेगेटिव रूप से चार्ज्ड स्थिति में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने नेगेटिव रूप से चार्ज बिलीफ में उसे टैप किया कि किसी चीज को याद करने या पर्याप्त न मिलने का क्या मतलब होता है। परिणाम स्वरूप उसे जो मिला उस पर खुश होने के बजाय वह शोक करेगा जो उसके पास हो सकता था लेकिन उसे नहीं मिला। बिलीफ और ट्रूथ में अंतर। इन तीनों उदाहरणों में सभी ने सिचुएशन के अपने स्वयं के यूनिक वर्जन का अनुभव किया। यदि पूछा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति अपने पर्सपेक्टिव से जो अनुभव करता है उसका वर्णन करेगा, जैसे कि यह कंडीशन की रियलिटी का एकमात्र सही और मान्य वर्जन था। सत्य के इन तीन वर्जन के बीच का पैराडॉक्स डगलस को एक ऐसे फिलोसॉफिकल इशू का सुझाव देता है जिसे हल करने की आवश्यकता है। यदि बिलीफ फिजिकल एनवायरनमेंट द्वारा उत्पन्न की जा रही इंफॉर्मेशन के बारे में हमारी अवेयरनेस को लिमिटेड करते हैं ताकि हम जो अनुभव करते हैं वह हमारे बिलीफ के अनुरूप हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि सत्य क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें इन चार विचारों पर विचार करना होगा। नंबर एक, एनवायरनमेंट स्वयं को इनफाइनाइट तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है। जब आप नेचर की सभी पावर्स को मनुष्य द्वारा बनाई गई हर चीज के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उनमें कॉम्बिनेशन की सभी पॉसिबल तरीकों से उत्पन्न फोर्सेस जो लोग खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट रियलिटी के कई पॉसिबल वर्जन है जो निश्चित रूप से सबसे अधिक को भी अभिभूत कर देंगे। नंबर दो, जब तक हम एनवायरनमेंट को एक्सप्रेस करने के पॉसिबल तरीकों को समझने की एबिलिटी हासिल नहीं कर लेते, तब तक हमारे बिलीफ हमेशा लिमिटेड वर्जन को रिप्रेजेंट करेंगे जो कि एनवायरनमेंट से संभव है। एनवायरनमेंट का एटीट्यूड हमारे बिलीफ को रियलिटी के बारे में एक स्टेटमेंट लगता है, लेकिन जरूरी नहीं कि रियलिटी का एक निश्चित स्टेटमेंट हो। नंबर तीन, यदि आप स्वयं को दूसरे स्टेटमेंट को अपवाद मानते हुए पाते हैं तो विचार करें कि यदि हमारी बिलीफ फिजिकल रियलिटी का एक सच्चा 100% रिफ्लेक्शन होती तो हमारी एक्सपेक्टेशन हमेशा पूरी होती। अगर हमारी एक्सपेक्टेशन हमेशा पूरी होती तो हम हमेशा संतुष्टि की स्थिति में होते। यदि फिजिकल रियलिटी लगातार ठीक उसी तरह दिखाई दे रही थी जैसी हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, तो हम खुश, हर्षित, उत्साहित और पूर्ण कल्याण के अलावा अन्य कैसे महसूस कर सकते थे? नंबर चार, यदि आप तीसरे स्टेटमेंट को वैलिड मानते हुए यह एक्सेप्ट कर सकते हैं तो रिजल्ट भी सत्य है। यदि हम रिलैक्स अनुभव नहीं कर रहे हैं तो हमें एक ऐसे बिलीफ से काम लेना चाहिए जो एनवायरमेंटल कंडीशन के रिलेटिव बहुत अच्छी तरह से काम नहीं करता है। इन चार विचारों को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न का उत्तर डगलस दे रहे हैं कि सत्य क्या है। जवाब है जो कुछ भी काम करता है। यदि बिलीफ हम जो कुछ भी संभव है उस पर सीमाएं लगाते हैं और एनवायरनमेंट खुद को इनफाइनाइट तरीकों से एक्सप्रेस कर सकता है, तो बिलीफ केवल किसी भी मोमेंट में हम जो हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं उसके रिलेटिव ही सही हो सकता है। दूसरे शब्दों में, हमारे बिलीफ्स में निहित सत्य की रिलेटिव डिग्री को इस बात से मापा जा सकता है कि वे कितने उपयोगी हैं। हम में से प्रत्येक के पास आंतरिक रूप से उत्पन्न फोर्स जैसे जिज्ञासा, जरूरतें, चाहत, इच्छाएं, लक्ष्य और आकांक्षाएं हैं जो हमें फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करने के लिए मजबूर या प्रेरित करते हैं। अपनी जिज्ञासा, जरूरतों, चाहतों, इच्छाओं, लक्ष्यों और आकांक्षाओं के उद्देश्य को पूरा करने के लिए
हम जो कदम उठाते हैं वह किसी भी सर्कमस्टेंसेस या कंडीशन में जिसे हम सच मानते हैं उसका एक कार्य है। वह सत्य जो कुछ भी है वह यह निर्धारित करेगा कि नंबर 1, एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से जो अवेलेबल है उसके संबंध में हम जो पॉसिबिलिटीज देखते हैं। नंबर 2, हम जो समझते हैं उसके इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। नंबर 3, हम जो डिसीजन लेते हैं। नंबर 4, रिजल्ट की हमारी एक्सपेक्टेशन। नंबर 5, हम जो एक्शन लेते हैं। और नंबर 6, हम अपने एफर्ट्स के रिजल्ट्स के बारे में कैसा फील करते हैं। किसी भी समय यदि हम जो कुछ भी हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं उसके संबंध में हम खुद को संतुष्टि, खुशी या कल्याण की स्थिति में पाते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारी सच्चाई उपयोगी है, क्योंकि प्रोसेस ने जैसा ऊपर कहा गया है वैसा काम किया। हमने जो अनुभव किया वह न केवल हमारे उद्देश्य के अनुरूप था बल्कि एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से जो उपलब्ध था उसके अनुरूप भी था। हमारे द्वारा अनुभव की गई जानकारी की हमारे इंटरप्रिटेशन के परिणाम स्वरूप एक डिसीजन, एक्सपेक्टेशन और एक एक्शन हुआ जो एनवायरमेंटल कंडीशन और सर्कमस्टेंसेस के अनुरूप थी। एनवायरमेंट द्वारा या हमारे अपने दिमाग में कोई रेजिस्टेंस या काउंटरेक्टिव फोर्स नहीं दिया गया था जो उस रिजल्ट को कम कर दे जिसे हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। नतीजन हम खुद को संतुष्टि, खुशी और कल्याण की स्थिति में पाते हैं। दूसरी ओर यदि हम स्वयं को असंतोष, निराशा, कुंठा, भ्रम और अफसोस की स्थिति में पाते हैं तो हम कह सकते हैं कि एनवायरमेंट की कंडीशन और सर्कमस्टेंसेस के रिलेटिव हम जिन बिलीफ से काम कर रहे हैं वे अच्छी तरह से या बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं और इसलिए उपयोगी भी नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो सत्य किसी भी क्षण जो हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं उसके संबंध में जो कुछ भी काम करता है वह उसका एक कार्य है। धन्यवाद। हिंदी ऑडियोबुक.com। आपका दिन शुभ हो।